नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का जो प्रैक्टिस से चल रहा है, जिसमें आज के इस क्लास में हम लोग सेट नंबर 10 करने वाले हैं। तो ये क्लास हमारे जीके जीएस के लिए आने वाले जितने भी एग्जाम हैं जहां पर आपका जीके जीएस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए क्लास आपका काफ़ी हेल्पफुल मददगार साबित होने वाला है। जो कि आपका डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आपको जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है इस क्लास से। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और आपने अगर शुरू से क्लास नहीं देखे हैं तो क्लास जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पर जाकर आप शुरू से क्लास जो है आप लगा सकते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आज का पहला क्वेश्चन क्या है साथियों? हमारा बोला जा रहा है कि सत्यमेव जयते पहली बार किसके द्वारा सुनाया गया था, ये आपको बताना है। तो सत्यमेव जयते हम लोग का पहली बार किसके द्वारा सुनाया गया था? सत्यमेव जयते हमारा हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका। सत्यमेव जयते किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों मदन मोहन मालवीय के द्वारा हमारा सत्यमेव जयते जो है सुनाया गया था। ये आपको इम्पोर्टेंट है साथियों। आइए उसके बाद आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम उपन्यास आनंद मठ 1882 में लिखा गया था। किसके द्वारा? ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। कौन सा? तो आनंद मठ। ये वंदे मातरम उनके उपन्यास। आगे यहाँ पर आगे देख लेते हैं। जैसे दुर्गेश नंदिनी कब? 1865 को। और कपाल कुंडला ये भी आपका किसके द्वारा आपका लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है, दुर्गेश नंदिनी और आपका कपाल कुंडला। आइए उसके आगे देख लेते हैं। उसके आगे हमारा है कि लोकमान्य तिलक के द्वारा। यहाँ पर आगे जान लेते हैं कि लोकमान्य तिलक 1856 में केशव गंगाधर तिलक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? ये लोकमान्य तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसके द्वारा नारा दिया गया है? तो ये लोकमान्य के द्वारा नारा दिया गया है। आगे देख लेते हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी गुट के थे। आगे उसके बारे में क्या है कि उन्होंने दो पत्रिका, जिसे मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा प्रकाशित की है। ये दो पत्रिका आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं कि विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के साथ उन्हें चरमपंथी नेता के लाल बाल पाल तिकड़ी कहा जाता है। लाल बाल पाल कौन कौन? ये विपिन चंद्र पाल, उसके बाद लाला लाजपत राय और ये लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ये तीनों को क्या कहा जाता है? लाल बाल पाल। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर वो एनी बेसेंट और जी.एस. खरपड़े के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग के संस्थापकों में से एक थे। कौन? ये लोकमान्य तिलक। आगे देख लेते हैं साथियों। आगे कुछ इम्पोर्टेंट, अगला हमारा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित। यहाँ पर कि लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म है ये 2 अक्टूबर 1904 को जन्म हुआ था। जो कि गांधी जी और आपका लाल बहादुर शास्त्री दोनों का ही जो डेट है वो सेम सेम, यानी कि 2 अक्टूबर दोनों ही के दिन, ये 2 अक्टूबर के दिन दोनों ही पैदा हुए थे। ये इनके द्वारा आपका कौन सा नारा दिया गया है? तो जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। आगे देख लेते हैं मदन मोहन मालवीय के बारे में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1889 में इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन रहे हैं? तो ये मदन मोहन मालवीय जी रहे हैं। और यहाँ पर उनके द्वारा कि हिंदी साप्ताहिक जो है अभ्युदय एवं अंग्रेजी दैनिक लीडर में हिंदी अखबार मर्यादा ये शुरू किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर जैसे उन्होंने सत्यमेव जयते का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा सत्यमेव जयते का नारा दिया गया था। और उन्हें महानामा के उपाधि से भी सम्मानित किया गया है, ये मदन मोहन मालवीय को। और मरणोपरांत 2015 में उसे भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है मदन मोहन मालवीय को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा यानी कि HEMS किस राज्य में शुरू
होने वाली है, ये आपको बताना है। तो भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा जो है कहाँ पर शुरू होने जा रही है, तो आइए देख लेते हैं साथियों। जो आपातकालीन है ये आपका उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है। जो उत्तराखंड में पहली बार हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करेगा उत्तराखंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड के द्वारा शुरू होने वाली है। और ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ये संचालित होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और संजीवनी नाम की इस परियोजना का उद्देश्य हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके चिकित्सा आउटरीच और आघात देखभाल सेवाओं का विस्तार करना है, इसका मुख्य उद्देश्य। आइए आगे देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा कॉफ़ी के फूलों को खिलाने में मदद करती है। तो कौन सी हवा जो है कॉफ़ी जो है जो कॉफ़ी का उत्पादन है वो कौन सी हवा जो उसका फूल है उसको खिलाने में क्या होती है, मददगार होती है। तो आइए देख लेते हैं साथियों, इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मंजरी वर्षण जो है ये कॉफ़ी का जो फूल है उसको खिलाने में मददगार होती है। केरल और कर्नाटक में ये स्थानीय जो स्थान है, केरल और कर्नाटक में काफ़ी मात्रा में जो है कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। आगे देख लेते हैं साथियों, जैसे कि स्थानीय हवाएं और उसका विवरण इस स्थान यहाँ पर दिया गया है, जिससे आप देख सकते हैं कि ब्लॉसम शावर जो है हवाएं आपका प्री मानसून के बौछार जो कॉफ़ी के फूलों के खिलाने में आपका मददगार होती है, केरल और कर्नाटक। और लू हवाएं जो है विशेष रूप से भारत के उत्तरी मैदानों में जैसे गर्म शुष्क और क्या है दमनकारी हवाएं हैं जिसको कहा जाता है जो लू, ये कहाँ कहाँ पर चलती है साथियों, ये आप देख सकते हैं कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली, इन क्षेत्रों में जो है लू हवाएं आपका स्थानीय पवन चलती है। और आगे देख लेते हैं, जैसे नॉर्वेस्टर्स ये कहाँ चलती है, जिसको काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। नॉर्वेस्टर्स ये काल वैसाखी ये पश्चिम बंगाल और असम में शाम की आंधी कहा जाता है। ये कहाँ चलती है, ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, उड़ीसा के क्षेत्र में ये काल वैसाखी नामक जो स्थानीय हवाएं हैं ये चलती है। आगे देख लेते हैं साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है, ये आपको बताना है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम कौन सा राज्य में है साथियों, आगे देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा क्या है, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका उल्टा जगह आपका लग गया है। जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में अब जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है आपका निम्नतम कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो आगे इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश अधिकतम स्थान यहाँ पर अधिकतम कितना आपका 35 और जनसंख्या घनत्व कितना है आपका मात्र कितना 17। उसके बाद सेकंड सबसे कम में कौन आता है, तो सेकंड आता है आपका 86 सिक्किम आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं साथियों। आगे हमारा क्या है, दूसरा यहाँ पर चंडीगढ़ जो है दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यहाँ पर इतना है जनसंख्या घनत्व। तो भारत के अलग अलग राज्य में आपका अलग अलग जनसंख्या घनत्व यहाँ पर आपको देखने को मिलता है साथियों। आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, अच्छा यही क्वेश्चन था। आगे देख लेते हैं, खनिज क्या बोला जा रहा है, खनिज पदार्थ को कोई प्राकृतिक द्रव्यमान जो पृथ्वी की पपड़ी बनाता है। तो कौन पृथ्वी का पपड़ी बनाता है साथियों, तो ये हो जाएगा आपका चट्टान, से उत्तर हो जाएगा। जो पृथ्वी का प्राकृतिक द्रव्यमान जो पृथ्वी को पपड़ी बनाता है कौन हो जाएगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका चट्टान जो है आपका पपड़ी भूपर पट्टी का आपका पपड़ी बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भूपर पट्टी है, भूपर पट्टी के प्रत्येक खंड को प्लेट के रूप में जाना जाता है। ये 3 भाग में, जैसे भूपर पट्टी उसके बाद मेंटल, उसके बाद आपका कोर आता है। ये आपका 3 लेयर आपको देखने को मिलता है, भूपर पट्टी मेंटल और कोर या क्रोड। आइए इसके बारे में डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। जो भूपरपट्टी यहाँ पर पृथ्वी के बाहरी परत या कोर और मेंटल की तुलना में बहुत पतली होती है, और ये अग्नेय औषधि और कैंतरी चट्टानों से ये बनी होती है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है साथियों। जो भूपरपट्टी होती है ये 3 लेयर के क्या होती है, तो ये प्राकृतिक का जो पृथ्वी का जो
तीन भाग है, भूपरपट्टी, मेंटल और आपका कोर। तो इसमें जो बाहरी परत होता है जिसको भूपरपट्टी कहा जाता है, पृथ्वी का जो बाहरी सतह होता है, या कोर और मेंटल की तुलना में क्या होती है, बहुत पतली होती है, जो आग्नेय, अवसादी और कांतरी चट्टानों से ये बनी होती है भूपरपट्टी। आगे देख लेते हैं, भूपरपट्टी के दो प्रकार होते हैं, ये महासागरीय और महाद्वीपीय होते हैं। मेंटल भूपरपट्टी के नीचे स्थित होती है और यह 2900 किलोमीटर तक मोटी होती है। कौन? ये बीच वाला जो हम लोग का मेंटल होता है। उसके बाद कोर जो है पृथ्वी का केंद्र जिसको कहा जाता है, जो कोर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा है कि बोला जा रहा है कि भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं मौजूद होती है, ये आपको बताना। जो हमारा जो नोट होता है, नोट में आपको बताना है कि कितने जो भाषाएं होती है उसको बताना है कि कितने भाषाएं होती है। तो टोटल हमारा जो है नोट में आप देख लीजिएगा, आपका टोटल जो है 15 भाषाएं वहाँ पर पैनल पर आपको देखने को मिलेगा जो रुपया होता है। आइए देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, मिस्टेक पॉइंट में यहाँ पर क्या है, प्रश्न भाषा पैनल के बारे में पूछा गया है, संपूर्ण नोट के बारे में आपको बताना है। संपूर्ण नोट के बारे में मतलब नोट में आपको जितने भी भाषा आपका लैंग्वेज वहाँ पर यूज किया गया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सम समसामयिक मौद्रिक नोटों के पैनल पर टोटल कितनी भाषाएं होती है, तो ये 15 भाषाएं जो नोट के पीछे की तरफ आपको दिखाई देती है। आगे आगे चलते हैं साथियों। आगे यहाँ पर आप चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा भाषाएं पैनल में शामिल भाषाएं क्या क्या होती है। तो असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली और उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू जैसे भाषाएं जो है टोटल 15 भाषाएं आपको नोट पर आपको देखने को मिलती है। भारत में नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार जो है किसके पास है, तो ये आरबीआई के पास है साथियों। ये भी आपको यानी कि रिजर्व बैंक के पास है। रिजर्व बैंक दुनिया भर में अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह ही समय समय पर क्या करती है, बैंक नोटों को के डिजाइन में क्या करती है, तो ये बदलाव करती है। अगला क्या है, आरबीआई ने 1996 से महात्मा गांधी श्रृंखला में नोट पेश किए और इस श्रृंखला में अब तक 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 500 और 2000 के नोट का जो मूल्य वर्ग नोट जारी किए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख ले सकते हैं यहाँ पर जो नोट है, नोट में यहाँ पर आपका जो अलग अलग भाषा हैं यहाँ पर देख लीजिए, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु ये और उर्दू, ये टोटल आपका कितने भाषाएं आपको देखने को मिलती है साथियों, तो ये टोटल आपका 15 भाषाएं आपको नोट के पैनल पर आपको देखने को मिलती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, किस ब्रांड ने उद्यमियों के लिए भारत का पहला यूपीआई लोड क्यूआर जो है स्टॉक लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो ये हो जाएगा रोजर पे के द्वारा। रोजर पे के द्वारा भारत का पहला यूपीआई लेड क्यूआर क्या है, स्टॉक लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्या है इसके बारे में हम देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि खाद्य अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन कितना खाना बर्बाद होता है, ये आपको बताना है। तो वैश्विक स्तर पर 2024 के अनुसार जो है टोटल कितना खाना बर्बाद होता है साथियों, तो ये आपका 1 अरब भोजन जो है प्रतिदिन आपका क्या होता है, बर्बाद होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। 1 अरब भोजन जो है टोटल बर्बाद होता है प्रतिदिन, और ये रिपोर्ट जो है कब का है, तो ये 2024 के अनुसार 2022 में ये स्तर प्रतिदिन 1 अरब से अधिक एक समय यानी कि आहार मिल बर्बाद किया गया है। आइए अब कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं। इस बर्बादी में के बावजूद 783 मिलियन लोग आपको वो क्या है, भूख से जूझ रहे हैं, और मानवता के 1/3 हिस्से को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और खाद्य अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट, ये देख सकते हैं कि खाद्य अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट जो है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट
किसके द्वारा जारी किया जाता है? यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी और अपशिष्ट और खाद्य संसाधन कार्यवाही कार्यक्रम यानी कि WRF के द्वारा ये तैयार किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। मार्च से पहले जारी किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं साथियों। अगला हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देश ने अपने भरोसेमंद रसोइयों को तुर्कना चहलगानी के नाम से जाने जाने वाले आपका 40 के समूह में संगठन क्या है? तो ये आपको बताना। तो भरोसेमंद रसोई में तुर्कान चहलगानी नाम से जाने जाने वाले 40। तो आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों इल्तुतमिश हो जाएगा सही उत्तर, जिन्होंने अब देख सकते हैं कि जो अपने भरोसेमंद रसोई को तुर्क चहलगानी के नाम से जाना जाने वाला 40 समूह के संगठन क्या है? इल्तुतमिश के द्वारा। आइए अब अगला इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इल्तुतमिश को कई इतिहासकारों ने गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक और क्या है समेकनकर्ता के रूप में माना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये आपको बताना है। जो 1 रुपया का जो नोट होता है तो उसमें आपको बताना है कि किसका हस्ताक्षर होता है साथियों। तो ये होता है वित्त सचिव का आपका हस्ताक्षर होता है, जो 1 रुपया का क्या नोट होता है। आइए अब देख सकते हैं यहाँ पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। आगे देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम की धारा आपका 22 के तहत जो है RBI के 1 रुपये के नोट को छोड़कर एक रुपये के नोट को छोड़कर विभिन्न मूल्य वर्गों के करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। 1 रुपये का नोट जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि अन्य नोटों पर RBI का गवर्नर का क्या होता है? आपका सिग्नेचर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे चलते हैं। अगला क्या है? टीवी सोमनाथन 1987 बैच के क्या है भारतीय प्रशासनिक सेवा के तमिलनाडु कैडर के अधिकारी हैं और ये वर्तमान में वित्त सचिव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शक्तिकांत दास के द्वारा को रिप्लेस करके आपको बताना है कि अब जो है संजय मल्होत्रा अब RBI के गवर्नर के रूप में अब पदभार संभाल चुके हैं। और चलिए अब वर्तमान में कौन PM है? तो नरेंद्र मोदी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि नर्तकी नटराज एक पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर थे यति आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो नटराज जो है नर्तकी, तो ये जो कि आपका पहली बार पद्मश्री से सम्मानित करने वाले ट्रांसजेंडर, तो ये आपका हो जाएगा भारतनाट्यम, सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल दिया गया है कि भारतनाट्यम नर्तकी नटराज भारत की एक प्रसिद्ध क्या है भारतनाट्यम नृत्यगना है और उनका जन्म तमिलनाडु के मदुराई के पास गांव में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कब मिला है इसको पद्मश्री? तो 2019 में आपको पद्मश्री से सम्मानित करी गई थी। किसको? ये ट्रांसजेंडर भारत के पहले सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर महिला थी। आइए अब आगे देख लेते हैं साथियों। आगे हमारा क्या है? कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बाल सरस्वती, उसके बाद पूर्ण तंजावुर बाला सरस्वती। चलिए अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट साथियों देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग जो नृत्य है और उसके बाद प्रसिद्ध जो कलाकार है इसके बारे में देख लेते हैं। जो कथकली है, कथकली कौन सा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल से। और इसका जो प्रमुख कलाकार है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर जैसे कोट्टाकल शिवारामन, फिर हो जाएगा आपका कलामंडलम गोपी,
कृष्ण प्रसाद, ये कुछ जो है प्रमुख क्या है प्रसिद्ध कलाकार है। कथक के बारे में तो कथक उत्तर भारत का है, जिससे कि यहाँ पर बिरजू महाराज, उमा शंकर, सितारा देवी, शंभू महाराज, ये कुछ प्रमुख आपका कथक से संबंधित है। और ओडिसी के बारे में बात करते हैं तो ओडिसी में आपका हो जाएगा किरण सहगल, माधवी मुदगल, संयुक्ता पाणिग्रही। और कुचिपुड़ी पर चलते साथियों तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का प्रमुख जो है शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश से। यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया, राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। और मोहिनी अट्टम पर देख लेते हैं तो मोहिनी अट्टम केरल पर, सीमता राजन, सुनंदा नायर। शास्त्रीय कहाँ से संबंधित है तो ये आसाम से, शंकर देव। और ये जो एम बोरा है। उसके बाद भारतनाट्यम पर चलते हैं तो ये तमिलनाडु का रुक्मणी देवी हो गया, मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और लीला सैमसन। कुछ ये प्रमुख जो है कलाकार किससे संबंधित है, भारतनाट्यम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, टहनी की दूसरी तरफ डैश प्रकाश की ओर झुकते हैं हार्मोन के प्रसार के कारण होता है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा टहनी की दूसरी तरफ जो है प्रकाश की ओर झुकने वाले जो हार्मोन है, ये आपको बताना है किसके वजह से होता है साथियों। तो ये हो जाएगा आपको ऑक्सिन, सही उत्तर हो जाएगा। ये देख लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑक्सिन है, जिसके वजह से यहाँ पर टहनी के दूसरी तरफ फैले ऑक्सिन के कारण पौधे प्रकाश की ओर क्या होते हैं, ये झुक जाते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। और साइटोकिनिन का क्या कार्य होता है साथियों, तो साइटोकिनिन जो है ये शीर्ष भाग के प्रभुत्व से दूर करने वाले क्या करते हैं, मदद करते हैं। पत्ती के दूर से मुरझाने में मदद करते हैं ये साइटोकिनिन। और ऑक्सिन यहाँ पर ऑक्सिन फूल का विकास करते हैं और पार्थेनोकार्पी को प्रेरित करते हैं। जाइलम विभिन्न भिन्नता को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और कोशिका विभाजन में भी मदद करता है। आइए अब एब्सेसिक के बारे में जानते हैं तो एपिडर्मिस में रंध्र बंद होने को उत्तेजित करता है और विभिन्न प्रकार के तनावों के लिए पौधों की सहनशीलता को बढ़ाता है। इसीलिए तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है किसे, ये एब्सेसिक एसिड को। उसके बाद जिब्रेलिन के बारे में जान लेते हैं तो मुरझाने में देरी गन्ना का फसल है, जिससे जिब्रेलिन छिड़कने से तने की क्या होती है, लंबाई बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स तैयार करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया गया है। तकनीकी का उपयोग किया जाएगा ग्रीन कवर इंडेक्स को तैयार करने के लिए। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ड्रोन आधारित। देख लेते हैं इसका जो है सॉल्यूशन। क्या है, सैटेलाइट इमेजनरी हो जाएगा सही उत्तर। जो NHAI भारत का राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स विकास और रिपोर्ट के लिए साथ जो है ये समझौता यानी कि ज्ञापन किया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि देश सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है साथियों। तो क्या हो जाएगा, कौन सा सरकार का कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है, तो ये राजकोषीय नीति हो जाएगा सही उत्तर, जो कि सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है राजकोषीय नीति। आइए इसके बारे में डिटेल यहाँ पर देख लीजिए कि क्या होता है। यहाँ पर मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति दो अलग अलग उपकरण होता है जिनका किसी देश के आर्थिक गतिविधियों पर क्या करता है, ये प्रभाव डालता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है, ये आपको बताना है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ हो जाएगा आपका सही उत्तर साथियों। कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सौरभ गांगुली हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो कि आत्मकथा किसका है, सौरभ गांगुली का है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर भारतीय क्रिकेटर और कप्तान सौरव गांगुली के द्वारा लिखा गया है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ माई रोल कोस्टर राइट टू क्या है, सक्सेस 2018 अंग्रेजी में ये आत्मकथा लिखा गया है। आइए अब यहाँ पर सौरभ गांगुली के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। अध्यक्ष रह चुके हैं BCCI के 39वें
आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है साथियों? तो तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में किसे मनाया जाता है ये आपको बताना है। तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में आपका पुथुंडू को मनाया जाता है, तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में। ये इंपॉर्टेंट साथियों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो पुथुंडू है, तमिलनाडु कैलेंडर का वर्ष का क्या होता है? ये पहला दिन होता है पुथुंडू, जो कि नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है और तमिल हिंदुओं द्वारा एक प्रमुख क्या है, त्योहार के रूप में मनाया जाता है। किसको? ये पुथुंडू को। आगे चलते हैं साथियों। अगला हमारा क्या है ये देख लेते हैं। अगला हमारा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार उगादी एक नए साल के दिन और ये भारतीय राज्यों जैसे आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में मनाया जाता है। ये उगादी आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में मनाया जाने वाला क्या है? एक त्यौहार है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। और ओणम तो आपको पता है, ओणम उत्सव जो है ये ज़्यादातर केरल राज्य में मनाया जाने वाला ये क्या है? हिंदुओं का त्यौहार है ओणम। आगे यहाँ पर जो पोंगल है साथियों, जो पोंगल है पोंगल एक बिहू दिवस क्या है? हिंदू फसल उत्सव है। तमिल कैलेंडर के अनुसार ये महीने की शुरुआत में ये मनाया जाता है और ये 14 से 15 जनवरी को आयोजित किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों? उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी धातु पर उसके आसपास मौजूद पदार्थों जैसे नमी, अम्ल इत्यादि द्वारा क्या हमला किया जाता है? ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संचरण के द्वारा जो है धातु पर उसके आसपास मौजूद जो है पदार्थों जैसे नमी, अम्ल इत्यादि के द्वारा क्या किया जाता है? वहाँ पर हमलावर किया जाता है। आइए इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पर जो संचरण है यह एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे, तांबे आदि जैसे जो धातु है उसके नमी, हवा या एसिड के संपर्क में आने पर क्या होते हैं? जीर्ण शीर्ण हो जाती है। पेंटे, आइसलिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, मिश्र धातुओं से जंग को रोका जा सकता है। ये कुछ प्रक्रियाएं हैं। ऑक्सीकरण के बारे में यहाँ पर जान लीजिए साथियों। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? ये किसी प्रक्रिया है जिसमें या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन के निष्कासन होगा, जिसका क्या कहा जाता है? आपका ऑक्सीजन कहा जाता है। और अपचयन के बारे में जानते हैं तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें या तो अतिरिक्त हाइड्रोजन बनता है या ऑक्सीजन घटता है, जिससे क्या कहा जाता है? अपचयन कहा जाता है। और रेंसिडिटी या नमी, जिससे बदबू या नमी या बैक्टीरिया आदि के कारण या भोजन, तेल आदि वसा में क्या है? एरोबिक ऑक्सीकरण के कारण ये उत्पन्न होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ये उत्पन्न होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन के क्या है? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो धन के केंद्रीकरण आपका राज्य के नीति निर्देशक जो है इसका उल्लंघन करता है साथियों। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत केंद्र क्या करता है? उल्लंघन करता है। किसका? राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। आइए अब इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। जो नीति निर्देशक सिद्धांत यहाँ पर देख सकते हैं, जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक क्या है? आर्थिक व्यवस्था के संचालन के परिणाम स्वरूप सामान्य हानि के लिए धन और उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अतः धन का क्या संकेंद्रण राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या करता है? तत्वों का उल्लंघन करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है भाग कितना में है? राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है यानी कि डीपीएसपी, ये भाग कितना से कितना भाग आपका 4 में है। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है डीपीएसपी के बारे में आपका जिक्र किया गया है। और जो है डीपीएसपी आपका कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है साथियों? कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं, जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान को उच्च विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है? ये आपको बताना है। तो थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? तो ये लूनी हो जाएगा सही उत्तर, जो कि थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है।
आइए अब इसके बारे में डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। क्या बोला जाता है कि लूनी जो है उत्तर पश्चिम भारत के थार रेगिस्तान के सबसे क्या है बड़ी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। यह अजमेर के पास अरावली श्रृंखला के पुष्कर घाटी से निकलती है। थार मरुस्थल का दक्षिण पूर्वी हिस्से से गुजरती है और इसकी लंबाई आप देख सकते हैं 495 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और ये जो है गुजरात के कच्छ के रण में दलदली भूमि पर ये समाप्त हो जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण पश्चिम में क्या है दक्षिणी पश्चिम में बहती और कच्छ के रण में ये जाकर क्या हो जाती है लुप्त हो जाती है। पहले थार रेगिस्तान में प्रवेश करती है जो 495 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो झेलम नदी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। झेलम जो है उत्तर भारत उपमहाद्वीप की एक क्या है एक नदी है। ये वेरीनाग से निकलती है। जम्मू कश्मीर के भारतीय क्या प्रशासनिक क्षेत्र मध्यम से पाकिस्तान आधिकारिक कश्मीरी क्षेत्र और पाकिस्तान पंजाब प्रांत में ये बहती है कौन ये झेलम। और कुछ यहाँ पर चंबल के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। जो चंबल नदी है चंबल के बारे में जिक्र किया गया है। क्या है ये बारहमासी चंबल मध्य प्रदेश में विंध्याचल के दक्षिणी ढलान पर मानपुर इंदर ये जो है बहने वाले जानापाव से निकलती है कौन ये चंबल। आगे कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते साथियों। चंबल नदी मध्य और उत्तरी भारत में यमुना की एक क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। जो चंबल नदी है ये यमुना की सहायक नदी है और इस प्रकार ये क्या अधिक गंगा जल निकासी प्रणाली का क्या है हिस्सा है। सोन के बारे में देख लेते हैं। तो सोन नदी है मध्य भारत में स्थित एक क्या है सर्वकालिक नदी है। ये क्या है मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी के पास से ये निकलती है कौन ये सोन नदी। और बिहार में पटना के पास ये गंगा में जाकर मिल जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना कि गंगा के सहायक नदी है कौन ये सोन नदी। सोन नदी यमुना नदी के बाद गंगा के दूसरी क्या है सबसे क्या है सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से आज का इस क्लास जो है हमारा समाप्त होता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसे लगा यह क्लास और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुंचाने का प्रयास कीजिए साथियों। तो चलिए फिर अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।